विद्यार्थियों, आज हम कौटिल्य अर्थशास्त्र में सुशासन के तत्व एक सिंहावलोकन विषय पर अपना अध्ययन केंद्रित करेंगे। सुशासन शब्द से ही स्पष्ट होता है कि ऐसा शासन जो जनहित के प्रति समर्पित हो। सामान्यतः यह अंग्रेजी के गुड गवर्नेंस शब्द के हिंदी रूपांतरण के रूप में प्रयुक्त होता है। सुशासन की ज़्यादातर अवधारणाएं और विचार विश्व के पश्चिमी देशों को आदर्श बनाकर पेश करती हैं, जो आर्थिक विकास, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, उनके मानवाधिकार, पुलिस व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य के ढांचे आदि सुशासन के आदर्श मानती हैं। ऐसा करने में हम जितना सफल होंगे, सुशासन के मानदंड पर भी हम उतने ही सफल माने जाएंगे। निस्संदेह इसमें सुशासन के जन कल्याणकारी तत्व हैं, पर वे पूर्ण हैं ऐसा मानना उचित नहीं है। वास्तव में सत्य यह है कि सुशासन पर जितना गहरा और विशद विचार भारतीय मनीषियों ने किया, उतना दुनिया में कहीं नहीं हुआ। रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषद आदि ग्रंथों में राज्य व शासन से संबंधित जो भी बातें बताई गई हैं, वे सुशासन के लिए आधारभूत हैं। कौटिल्य अर्थशास्त्र भी इस दिशा में महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें विभिन्न आयामों के आधार पर सुशासन की विवेचना की गई है। सर्वप्रथम राजा से ही हम लें तो कौटिल्य अर्थशास्त्र में राजा का कर्तव्य बताते हुए कौटिल्य ने राजा को निर्देशित किया है कि उसका पहला कर्तव्य प्रजा को प्रसन्न रखना है। प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है तथा प्रजा के हित में ही राजा का हित है। कौटिल्य का विचार है कि राजा का अपना कोई निजी सुख, दुख या अभिष्ट नहीं होता। वह तो प्रजा के लिए सुख सुविधाओं और अभिष्टों की व्यवस्था करने वाला व्यवस्थापक होता है। जिस राजा ने अपनी प्रजा की भरपूर रक्षा की है, उसे न तो तप की आवश्यकता है और न ही यज्ञ करने की। कौटिल्य ने राजा की तुलना यज्ञ करने वाले से की है। उसके अनुसार राजा का सदैव क्रियाशील रहना ही उसका व्रत है। शासन कार्य के लिए अनुशासन पर चलना ही यज्ञ है। उसकी निष्पक्षता ही यज्ञ की दक्षिणा है। उसका अभिषेक ही यज्ञ करने वाले का स्थान है। कौटिल्य ने राजा को निर्देश दिया है कि राजा को कृषि के विकास के लिए बांधों का निर्माण, पानी की व्यवस्था, शिक्षा व कला का विकास तथा निर्बलों की सहायता जैसे सामाजिक कल्याण कार्य करते रहना चाहिए। प्रजा के कल्याण से राज्य में सुख शांति बनी रह सकती है। इसी प्रकार कौटिल्य ने शासन के लिए मंत्रियों की नियुक्ति एवं उनके कर्तव्यों के बारे में विशद विवेचना की है।
कौटिल्य ने शासक को मंत्रियों के महत्व के संबंध में सचेत करते हुए कहा है कि मंत्रियों के परामर्श से विमुख रहने वाला राजा शत्रु के चंगुल में फंस जाता है तथा मंत्रियों के परामर्श से चलने वाला शासक अपने राज्य में वृद्धि करता है। इस प्रकार कौटिल्य ने राज सत्ता को केवल राजा में ही केंद्रित नहीं किया, अपितु मंत्रियों की परामर्श और मंत्रणा के आधार पर शासन करने का निर्देश दिया है, जो निरंकुशता पर, राजा के निरंकुश शासन की निरंकुशता पर एक अंकुश लगाने का कार्य भी करता है। इसी प्रकार कौटिल्य ने मंत्रियों की योग्यता, राज्य भक्ति व जनता के कल्याण के प्रति निष्ठा का भली भांति परीक्षण करने के उपरांत ही नियुक्त करना उचित माना है। न्याय और दंड व्यवस्था के संदर्भ में हम देखें तो कौटिल्य के अनुसार न्याय का उद्देश्य प्रजा के जीवन और संपत्ति की रक्षा करना तथा असामाजिक तत्वों को दंडित करना है। कौटिल्य की न्याय व्यवस्था में सभी व्यक्ति समान माने गए हैं। न्यायालय सभी के लिए खुले थे। न्यायाधीश देशी व विदेशी सभी व्यक्तियों को न्याय देते थे। दास व अनाथों के लिए भी न्यायालय से सुरक्षा प्राप्त होती थी। कौटिल्य ने राजा को अपने कर्मचारियों पर कठोर नियंत्रण रखने के निर्देश दिए हैं। कौटिल्य इन प्रजा पीड़कों को उचित दंड व्यवस्था द्वारा अनुशासन में रखना अत्यंत आवश्यक मानते थे। जो कर्मचारी कोष, भंडार और प्रेक्षशाला से कोई वस्तु चुरा ले, उसको शरीर में गोबर और भस्म लपेटकर ढिंढोरे के साथ नगर में घुमाया जाना चाहिए। इस प्रकार कौटिल्य ने जो व्यक्ति अनुचित कार्य करे उसे दंड की व्यवस्था की है और उसका कहना है कि यदि कोई धर्माधिकारी अनुचित रूप से अदंडनीय व्यक्तियों को सुवर्ण दंड अथवा शरीर दंड देवे तो राजा उस अधिकारी पर दुगना दंड लगाए। राजा गुप्तचरों की नियुक्ति करे और उनके द्वारा उच्च अधिकारियों, अमात्यों आदि की शुद्धता की ज्ञान करता रहे और जो दूषित हो उन्हें राष्ट्रपाल अथवा अंत्यपाल बनाकर राज्य सीमा प्रांत पर भेज दे और तीक्ष्ण पुरुषों द्वारा उन्हें मरवा दे और उनके द्वारा अपने मारने का षड्यंत्र नगर में घोषित कराकर फांसी पर चढ़ा दे। कौटिल्य ने अपने राज्य के कर्मचारियों की उचित वेतन व्यवस्था करने का भी निर्देश अर्थशास्त्र में दिया है। राजा अपने राष्ट्र तथा दुर्गों की आवश्यकतानुसार कुल आय का चौथा भाग राज्य कर्मचारियों के भरण पोषण पर व्यय करे। राजा उन्हें शरीर सुख के लिए इतना वेतन दे जिससे वे उत्साहपूर्वक अपने कार्य कर सकें, किंतु राजा ऐसा कोई भी कार्य न करे जिससे धर्म अर्थ की हानि हो। यदि जो राज कर्मचारी कर्तव्य पालन करते हुए मर जाए, उनकी पत्नी व पुत्रों को निर्वाह का वेतन दिया जाए। अन्य कोई संबंधी वृद्ध या रोग पीड़ित हो, उसकी भी सहायता ली जाए। राज्य कर्मचारियों के संतान उत्पन्न होने के समय, संतान के विवाह के समय तथा मृत्यु के अवसर पर भी कर्मचारियों को धन देकर सहायता की जाए। प्रत्येक राज्य कर्मचारी का वेतन उसकी विद्या संबंधी योग्यता तथा कार्यकुशलता को देखकर निश्चित किया जाए। इस प्रकार कौटिल्य के ये विचार आज भी प्रासंगिक हैं। राज्य की कर्मचारियों को समय समय पर सरकार के द्वारा आज जो पेंशन, चिकित्सा बीमा आदि का लाभ दिया जाता है, वह बात कौटिल्य ने वर्षों पूर्व ही कह दी थी। कौटिल्य ने आपदा प्रबंधन के संदर्भ में भी
अपने विचारों का विवेचन करते हुए कहा है कि सरकार के द्वारा इससे निपटने के लिए व्यापक स्तर पर प्रबंध किए जाने चाहिए। उसके आपदा प्रबंधन के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। कौटिल्य ने राजा को राज्य में संकट उत्पन्न न होने तथा होने पर निवारण की बात कही है। कौटिल्य ने राजा को राज्य में समृद्धि के लिए सदैव सचेष्ट रहने की बात कही है तथा उसने बताया है कि दैवीय प्रकोप यथा अग्निकांड, अवृष्टि, अनावृष्टि, महामारी, दुर्भिक्ष से जनपद की रक्षा करे तथा जिन जिन कारणों से संकट आता हुआ देखे वह उन कारणों का पहले से ही सावधानी से प्रतिकार कर दे। सेना संकट भी राज्य का महान संकट है, अतः राज्य की सेना के साथ दुर्व्यवहारों को लोप कर अपनी सेना को दूसरी सेना से अधिक बलोत्साहित करना, दुर्ग वन आदि में सेना को स्थित करना तथा बलवान पक्ष से संधि करना सेना को दोष नाश करने के साधन है। इसी प्रकार कर संग्रह के जो नियम हैं उसके विषय में भी कौटिल्य ने व्यापक विशद विवेचन किया है। कौटिल्य ने निर्देश दिया है, अर्थ संकट होने पर राजा राजकोष को भरने के लिए प्रजा से कर संग्रह करे। देश के जिस भाग में वर्षा अच्छी होती हो और धान्य प्रचुरता से उत्पन्न होता हो, राजा वहाँ से धान्य का तृतीय या चतुर्थ भूमि कर के रूप में ग्रहण करे। जो देश का भाग मध्य कोटि का हो अर्थात जहाँ वर्षा कम होती हो, वहाँ कृषक जितना भी यथाशक्ति दे दे उतना ही धान्य का भाग कर के रूप में ग्रहण करे। देश के जिस भाग में दुर्ग, सेतु, कारखाने, सड़क, जंगल, भवन, खान, हस्तिवन आदि हो, उसके अवर कोटि वाला होने से धान्योत्पत्ति बहुत कम होती हो, राजा वहाँ से कोई ग्रहण नहीं करे। इसके विपरीत राजा को वहाँ के किसानों को अन्न, बैल तथा नगद रुपये की सहायता करनी चाहिए। नारी के प्रति अपराधियों को कौटिल्य ने कठोर दंड देने की बात कही है। कौटिल्य ने अपने ग्रंथ में बताया है कि जो पुरुष अपनी मौसी, बुआ, गुरु, पत्नी, पुत्र, वधू, लड़की और बहन के साथ व्यभिचार करता है उसको प्रताड़ित कर प्राण दंड कर दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार स्थानीय स्वशासन आज लोकतंत्र की आधारशिला है। कौटिल्य ने स्थानीय स्वशासन के बारे में भी विशद विवेचन किया है और बताया है कि स्थानीय स्वशासन को राज्य को स्थानीय व प्रादेशिक इकाइयों के संगठन के आधार पर कार्य करने का निर्देश दिया है। उसने 2 स्थानीय संस्थाओं की ओर संकेत दिया है, पूर्व और स्थानीय प्रशासन की ग्रामीण इकाई। कौटिल्य ने प्रशासन और राजस्व संग्रहण की दृष्टि से शासन की ग्रामीण इकाइयों की एक श्रृंखला के रूप में संगठित करने पर बल दिया है। कौटिल्य के अनुसार 100 ग्रामों के बीच एक स्थानिक, 200 ग्रामों के बीच एक कार्वटिक, 400 ग्रामों के बीच एक द्रोणमुख और 800 ग्रामों समूह के बीच में संग्रहण नामक इकाइयों की स्थापना की जानी चाहिए। वैदेशिक संबंधों के क्षेत्र में कौटिल्य ने अंतर्राज्यिक संबंधों की प्रकृति की अनिवार्यता पर बल दिया और एक राज्य के प्रति कोई विशिष्ट नीति अपनाने से पूर्व राज्यों पर विवेक सम्मत वर्गीकरण किया जाना आवश्यक है। मंडल सिद्धांत के अंतर्गत कौटिल्य ने एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य के प्रति अपनाई जाने वाली नीति के अन्य राज्यों पर पड़ने वाले व्यापक प्रभावों का संज्ञान करने की आवश्यकता पर बल दिया है। इसी प्रकार युद्ध के संदर्भ में भी कौटिल्य ने कहा है कि युद्ध को अंतिम विकल्प के रूप में ही राजा को अपनाना जाना चाहिए। कौटिल्य के मत में यदि किसी समय युद्ध से प्रजा के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका हो तो शासक को युद्ध से विरत रहना चाहिए। इस प्रकार
कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज्य के कल्याणकारी स्वरूप, कर्मचारियों पर नियंत्रण, न्याय व दंड व्यवस्था, वैदेशिक संबंधों की नीति आदि पर विशद विवेचन कर सुशासन के तत्वों को स्पष्ट किया गया है।